शो लेकर आए हैं. So let us discuss today क्या बिलियनियर्स रूल कर रहे हैं अमेरिकन इलेक्शंस को. इलॉन मस्क कूद पड़ा है वहां से और यहाँ से कूद पड़े हैं मार्क क्यूबन. They both are representing each of their parties and we'll see a lot of things going on. मैं बिल्कुल भी अमेरिकन इलेक्शंस ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, तो आज हम शुरुआत करेंगे. I open the floor to Shri Vibhuti Jha ji or Desh Kapoor ji, whichever one wants to go first. नहीं, विभूति झा ये हमारे ओपनिंग बैट्समैन है. तो हमारे वही ओपनिंग करेंगे. बैट्समैन तो एक ही है. ही इज द सुनील गावस्कर. Yes. चलिए, सुनील गावस्कर की चर्चा की तो चलिए, वो आज की बात नहीं है, कभी और करेंगे. शरद जी, आपका भी स्वागत है सर. श्रीमन, देखिए, ऐसा है, बिलियनियर्स रूल इन अमेरिका. ये चीज विचार में ऐसा लगता है कि द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम. गांधी जी को भी बिरला ने सपोर्ट किया था, आपको याद होगा. तो इसमें ऐसा होता है कि पैसे की जरूरत तो सबको होती है, और बिलियनियर्स और जो है ये क्या कहते हैं गवर्नमेंट की साझेदारी हमेशा होती है. एक दूसरे पे आत्मनिर्भर होते हैं दोनों. यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक. रूल बनते हैं, कानून बनते हैं. तो जैसे अमेरिका में देखते हैं आप, यहाँ पे लॉबीइज्म है, राइट. बहुत सारे विचारों के लॉबी होते हैं. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एवरी सेक्टर, हर के लोग की अपने इंटरेस्ट होती है. तो आपने देखा होगा कि किस तरह से लास्ट इलेक्शन में एलोन मस्क तो अभी बिल्कुल उतर गया है मैदान में फॉर ट्रम्प. एंड Kamala Harris has already said that he will have to bear the consequences of free speech. And you have to remember this also, that Mark Zuckerberg has confessed that he was he was driving under the influence of Biden-Harris administration for saying things or not saying things. We also know now there was a major disclosure brought by one of the guys who unearths information, where an Indian guy from Meta was talking about how the information is suppressed, categorized and downgraded. So अगर आपने कमला हैरिस के बारे में कोई खबर दी है, तो that news is downgraded. वो हट जाएगा, कहीं जाएगा ही नहीं. This is an Indian guy who has been on TV just 2 days ago. So you are looking at a scenario that everybody wants to control and dominate, manage and manipulate for power or getting things done. The world is a selfish place. In this selfish world, you can't be egalitarian in more ways than one. So सबको अपनी अपनी करनी है. वो कहते नहीं, हमारे हिंदुस्तान में भी लोग कहते नहीं है कि अपना ठीक है ना यार, बाकी को जाने दो. हम ठीक है ना, इसी कारण हिंदू मार खाता है हमेशा. हम ठीक हैं, बाकी को जाने दो, हमें कुछ नहीं होगा. this kind of an attitude. But these people manipulate. So American elections में billionaires rule कर रहे हैं, तो ये सत्यार्थ बता रहे हैं आप. It is an expression of truth. You are Satyology, this is always the case. जब तक इलेक्शंस में इस तरह की बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे होंगे, तो कहां से कोई पेपर छाप के आता है क्या? वो पेपर छपता है टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन पैसे कहां से आते हैं, कौन देता है? तो यहां तक कि पैसे देना भी इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है. जो यहाँ का हमारा कहना है कि व्हाटएवर इज लेजिट इज ओके. तो रूल बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया that corporates can give any amount of money. So now you're looking at people coming in. So Musk is an aberration of the left liberal agenda. इसमें कि वो दूसरी चर्चा है बिल्कुल की करेंगे बाद में, लेकिन billionaires are also coming out for Trump now, क्योंकि उनको ये भी पता चलता है कि ये तो बंदा अपना ही है, राइट. जैसे कि स्मिथ के डिनर में जो ट्रंप ने कहा था कि many billionaires are wondering that if this can happen to Trump, it can happen to me too.
मी टू मूवमेंट भी वहां भी शुरू हो सकता है. Nobody is free from that. And what I notice is, very tragically enough, my biggest concern is that how John Kerry, Joe Biden, Kamala Harris, Hillary Clinton, they have all said that misinformation has to be controlled by controlling First Amendment. Right? It's like New Hampshire का जो slogan है, live free or die, तो slogan है कि you die, I live free. Think about it from that perspective. So these people are putting अंकुश. भाई साहब ऐसा है कि अब हमारा आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, हमारी आपकी आवाज नहीं निकलेगी अगर आपने कुछ बोला तो. Anybody, YouTube can take you down. Somebody told me the other day that somebody was having 600,000 subscribers. He expressed something about the system and YouTube took him off. That is Tanashahi. That is fascism. That is dictatorship. Without you give a technical reason, though your views did not tally with my views and I have the right to cut you out. But where is the freedom of speech then? आज हम और आप बात कर रहे हैं उसी मुद्दे के पीछे ना. I'm not worried about billionaires. I'm applauding Elon Musk कि कम से कम उसमें दम तो आया कि खड़ा हुआ उसने. वो बिल्कुल अपना जो कहते हैं कि लंगोटा पहन करके उतर गया कुश्ती के मैदान में, अखाड़े में. कर लो क्या करते हो, देखेंगे होता है सो होता है. That is the challenge. It is an ugly situation actually, if you ask. Whether it's a political gameplay to make every billionaire fight amongst themselves, then we'll see about that. But I think billionaires rule American elections. Rule is a very interesting word, but they contribute handsomely to the gameplay. Let me put it that way. And that relationship will remain until you curb the election campaign financing. If नहीं होगा, पैसे चाहिए, बिलियनरी पैसे देता है, हम और आप तो $5 $10 निकालते रहते हैं, या बहुत हो गया तो 250 निकाल देंगे. Correct? So remember that part. Thank you. Sorry for the long speaking, but I thought it will serve the purpose. बड़ा interesting view है विभूति जी. He is offering $1 million to anyone. वो scheme क्या है वो ठीक से मुझे पता नहीं है, but he is offering $1 million to people who go out and vote. Any one of them, I think, in the Right. swing states. तो देश कपूर जी या शरद मोहन जी, प्लीज. सो 2-3 चीजें हैं इसमें बिलियनियर्स के. उसमें टकर कार्लसन ने जब पूछा था इलॉन मस्क से कि इतने सारे बिलियनियर्स क्यों बैक कर रहे हैं कमला हैरिस को, तो कहता है कि दे आर टेरिफाइड ऑफ द एप्स्टाइन लिस्ट गोइंग पब्लिक. सो क्या है, ये जो बिलियनियर्स हैं उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ मेगालोमेनिया हो जाता है कि वो सब कुछ रूल करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, इसलिए दे गेट ऑन टू अ पॉइंट वेयर दे स्टार्ट डूइंग एक्शंस व्हिच आर इवन बियॉन्ड लॉ. तो एप्स्टाइन के साथ जितने थे लोग, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, चाहे बाकी हो, बिल गेट्स हो, तो ये सब तो रिकॉर्डेड नेम्स हैं जो उसके साथ रहे हैं. तो इतने सारे लोग जो कमला हैरिस को बैकअप कर रहे हैं, वो शायद इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इतनी सारे जो हिस्ट्री है ऑफ, मतलब 3-4 एक्चुअली वो है स्ट्रीम्स हैं जो एक साथ आके मिली हैं. एक तो जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर टाइप जिन्होंने बहुत फायदा उठाया वॉर से, प्रॉफिट किया है, एक तो वो स्ट्रीम है पूरी जो चाहती है कि वॉर्स कंटिन्यू होते रहें. दूसरे ऐसे जो इन एक्टिविटीज में, जैसे एप्स्टाइन का था, या वो और कौन है, डीडी जो है, उस तरह के एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व रहे हैं. और तीसरा है सोरोस टाइप. नाउ इट वाज इन बिल क्लिंटन्स टाइम दैट सोरोस रियली गॉट द पावर. मतलब
मतलब पूरी पावर जो है सोरोस के हाथ में, वो कुछ समय के आसपास ही आनी शुरू हुई थी और इतनी स्ट्रांग हुआ कि इवन जो यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो उससे डिफाइन होनी शुरू हो गई। और यूक्रेन में तो ऐसा हुआ था कि एक मतलब वो एक है डीसी लीक्स हैं जिसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है कि उसने वो किया था, एक अ, एक मीटिंग की थी। तो वो मीटिंग में उसने वो डिस्कस किया उसके साथ जो यूक्रेन का जो एम्बेसडर था कि कैसे, एंड यूक्रेन का एम्बेसडर मतलब जो यूएस एम्बेसडर यूक्रेन जो था, तो ही ऑलमोस्ट हैंडेड आउट द कीज टू सोरस एंड हिज ऑर्गेनाइजेशंस टू रन द एंटायर फॉरेन पॉलिसी देयर। सो तो ये जो इतने सारे लोग जिनकी फॉर्च्यून्स इस पूरे क्लिंटन ओबामा ये क्लैन के साथ लिंक्ड रही हैं, एंड सडनली दिस गाय कम्स जो एकदम वो सब कुछ तहस नहस कर देगा, इंटेलिजेंस को पीछे बिठा देगा। जब ये ऐसा कोई इंसान आता है तो उनको लगता है कि अरे हमारा तो पूरा बना बनाया खेल ही बर्बाद हो जाएगा। वो फिर वो आते हैं ना। मैं यही पूछता रहता था कि यहाँ लोगों से काफी बार मैंने पूछा कि कोई तो होगा जो यहाँ चाहता होगा कि यूएस आगे बढ़े और यूएस जो है वो बची रहे, वो इस तरीके से टूटे ना जिस तरीके से वो टूटने जा रही है, या इ, वो एक नॉर्मल डेमोक्रेसी रहे। तो आई गेस अभी भी कुछ लोग हैं इलॉन मस्क जैसे जो अभी भी स्टैंड अप करना चाहते हैं, विवेक रामास्वामी जैसे जो अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे हैं। तो यस, ये बिलियनर्स की लड़ाई है, और जैसे मैं अक्सर ना जब बहुत साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे तो उस समय ऐसा था कि मैं जब उनको निकाला गया 2004 में, जब पूरा ऑर्केस्ट्रेट करके जब उनको बाहर किया गया बाय कांग्रेस, तो एक चीज तो साफ तय हो गई थी कि कांग्रेस जैसा और ऐसा डीप स्टेट जैसी जो पूरा तंत्र है, इसके साथ अगर लड़ाई लेनी है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। तो जब मोदी आए उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की और आगे जाके उन्होंने अदानी जैसे ग्रुप्स को नेशनल चैंपियन कॉर्पोरेशंस बनाया, क्योंकि ये नेशनल चैंप हमारे यहाँ उस वो क्या होता क्या है कि वो लोगों का जो होती हैं लार्ज कॉर्पोरेशन जैसे हुंडई है, अलीबाबा है, आईबीएम है, बाकी कोक है, ये लाइक ये सब जो कॉर्पोरेशंस होती हैं ये बाकी कंट्रीज के लिए नेशनल चैंपियन कॉर्पोरेशंस कहा जाती हैं। दिस इज द नॉर्म, दिस इज हाउ इट हैज बीन ऑल द वे फ्रॉम मेडिचीज टाइम टिल टुडे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो मेडिचीज होते थे वो किस तरह रन करते थे, वैटिकन का पूरा पॉलिटिक्स लाइक वो रन करते थे, ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी रन करती थी। ये सब करती आई हैं। इफ यू हैव टू बिकम अ पावर यू हैव टू हैव सच कॉर्पोरेशंस इन योर हैंड। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कभी बन ही नहीं पाई, क्योंकि यहाँ लाइक इंडिया में नेशनलाइजेशन हुई, इंडिया में लाइसेंस राज हुआ, तो वो कॉर्पोरेशंस जो ग्लोबली कंपेटिटिव हो सकती थी वो कभी हुई ही नहीं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आफ्टर 1992 वो होनी शुरू हुई, बट स्टिल वो दे वर नॉट दैट सक्सेसफुल। इट इज ओनली नाउ इन आफ्टर 2014 के एक नेशनल चैंपियन कॉर्पोरेशन की तरह बनाया गया। नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट। जब तक आपके पास अगर सोरस जैसे बिलियनियर को अगर के साथ अगर खेल खेलना है तो आपके पास भी अपने बिलियनियर्स होने चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए। वो पहले था नहीं, इसलिए वो मात खा गए वाजपेयी जी। पर अगर आपके पास, अगर आप एक वॉर में जा रहे हो और आपके पास सिर्फ एक किचन नाइफ है और अगला बंदा एक तोप के साथ आ रहा है, तो आप कहाँ लड़ोगे?
तो यही चीज लागू यहाँ होती है। वहां अगर कमला हैरिस के पीछे सारे सारे अगर बिलियनर्स हैं तो इनके पास भी कुछ तो फायर पावर होनी चाहिए थी, और वही गेम खेली जा रही है यहाँ पर, वैसा मेरा मानना है। शरद जी, भाइयों मैं आज अपने स्टूडियो से बाहर हूँ, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई कैन नॉट डू। अच्छा ये बाहर शरद है, जी, अच्छा। हाँ, तो हर हर महादेव एंड इट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या अमेरिका बिलियनर के द्वारा रूल होता है? वेल, 30 ट्रिलियन वाले इकॉनमी में सिर्फ 831 बिलियनर्स ही हैं, और बेचारे क्या रूल करेंगे? उनको नाहक बदनाम किया जा रहा है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, and जैसे मेरे दोनों प्रवक्ताओं ने बहुत उचित बोला, मैं यहाँ पे दो एनालॉजी दूंगा, एक भारत और एक अमेरिका का। तो हमारे जो सनातन धर्म में जो 4 पिलर्स बोले गए हैं, धर्म, कर्म, काम, मोक्ष, जिसमें काम और कर्म दोनों जगह धन का कहीं ना कहीं समावेश हो सकता है। आप किस पर्सपेक्टिव से उसको ट्रांसलेट करते हैं? डिजायर है तो मुद्रा है और धन है। धन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वर्क अ किंग हैज टू डू। बिना धन के कोई राजा नहीं चला सकता अपने प्रजा को। तो धन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जैसे मेरे पहले वाले वक्ताओं ने बोला। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है कि जब आजाद हुआ भारत, तो उस समय ये आज़ादी के समय जब लड़ रहा था, तो उस समय घनश्याम दयाल बिरला जी या फिर बिरला, टाटा एंड ये आई थिंक डालमिया, दे वेर वेरी पेट्रियोटिक बिलियनर्स उस समय के, जो कि उस समय के नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किए फाइनेंशियली मुद्रा से। और हमारे इतिहास में भी है जहाँ पे आई थिंक बिजनेसमैन ने हेल्प किया है, पृथ्वीराज चौहान को भी हेल्प किया है और अदर्स को। और अभी जब करंट कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका में आते हैं, तो ये डिस्कशन क्यों हो रहा है? ये डिस्कशन इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर एक बिलियनर जो एलन मस्क है, जो ओपनली रादर देन प्लेइंग फ्रॉम बिहाइंड, बिकॉज उसका नेचर नहीं रहा है पीछे से खेलने का, वो सामने से खेल रहा है। एंड ही हैज पुट हिज मनी ओपनली, वो मनी डाल रहा है बिना छुपे। और एंड दिस इज व्हाई इट इज ऑब्वियस कि बिलियनर्स जो है इस सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलियनर्स हमेशा स्टेटस को चाहते हैं, और जो जो डेमोक्रेट पार्टी है वो बहुत शांत वे में इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। इसलिए आप ज्यादा बिलियनर्स को देखेंगे कि वो डेमोक्रेट पार्टी के साथ है कंपेयर टू व्हाट रिपब्लिकन, बिकॉज रिपब्लिकन पार्टी में जो करंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, इसका इमेज है कि ये आएगा तो पूरा ऊपर नीचे से सारे सिस्टम को चेंज करेगा, रिस्ट्रक्चर करेगा। और कोई बिलियनर्स जो है इसको पसंद नहीं करते हैं, अदर देन एलन मस्क, जो एक डिफरेंट तरह का इंसान है, जो हमेशा धारा के विपरीत चलता है, और ही हैज अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। सो फ्रॉम डिस्कशन पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं कि क्यों मेजॉरिटी ऑफ द बिलियनर्स डेमोक्रेट की तरफ हैं, और एक एलन मस्क जैसा बिलियनर, या विवेक रामास्वामी जो कि हम इंडियंस को बहुत गर्व देता है, वो भी बिलियनर है, 37 इयर्स का लड़का, वो भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये हो गया बिलियनर्स का एस्पेक्ट। देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंशियल ग्रुप इन अमेरिका जो पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हैं। सो अमेरिका भी जस्ट लाइक एनी अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, पॉलिटिशियन उस सारे ग्रुप को यूज करते हैं, चाहे वो ब्लू कॉलर जॉब हो, चाहे वो डिफरेंट कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स हो, ब्लैक की हो, लैटिनो की हो, या फिर अगर और भी अदर ग्रुप्स को देखेंगे जो इन्फ्लुएंस करता है इलेक्शन को, तो उनको वो यूज करते हैं। अब इन केस ऑफ इंडिया, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले थे टाटा, बिरला और डालमिया, जो कि इंडिपेंडेंस के समय सपोर्ट किए। अभी सेम मॉडल को मोदी जी यूज कर रहे हैं, जहाँ पे वो अंबानी को, अडानी को, इवन टाटा को, पूना वाला जिसने वैक्सीन बनाया उसको, ऐसे करके 5-6 ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है फॉर अ गवर्नमेंट टू बी स्ट्रेटेजिक
सिचुएशन एंड एडवांटेजेस सिचुएशन उनको कैसे यूज किया जाए। तो बाहर का या तो माइंस खरीदना हुआ या पोर्ट बनाना हुआ, तो गवर्नमेंट जो है इन सब टूल्स को अगर नहीं यूज करेगी राजतंत्र में, तो राजतंत्र कैसे चलेगा और एक देश कैसे बहुत डेवलप होगा। तो मेरे लिए ये प्रश्न का उत्तर यही है कि देयर इज नथिंग हार्म इन यूजिंग दिस बिलियनर्स। देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंशियल ग्रुप जो करते हैं, और ये भी वैसे वैसे ये ग्रुप के एक पार्ट है। इनफैक्ट इनका तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा है कि ये जॉब क्रिएटर और वेल्थ क्रिएटर ही नहीं है अपने नेशन के, ये नेशन के लिए जो एक आम ग्रुप जो सिर्फ कंज्यूमर होती है। अब जैसे कि भारत के केस में रिजर्वेशन पॉलिसी पे आप आ जाइए। रिजर्वेशन पॉलिसी समाज को दो तरह से हेल्प करने के लिए बना था। एक तो है कि आप सामाजिक रूप से आपको छोटा या निम्न स्तर का देखा गया है, तो उसको उस पैरिटी देना, और दूसरा है कि उस पैरिटी देने के चक्कर में लोग उसमें क्या गलतियां कर गए कि वो जॉब को उससे टाई अप कर दिया कि नौकरी मिल गई तो आपकी सोशल एनहांसमेंट होगी, रादर देन उनको एजुकेशन देना, उनको बहुत सी चीज में और हेल्प करना, राइट। तो ये सब जो सोशल रिफॉर्म्स है, इसको अगर आप पैसे नहीं देंगे और सिर्फ 1% सरकारी नौकरी में आप रिजर्वेशन को बना देंगे कि यही राजतंत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है टू इनहेंस अ नेशन, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन, एंड दिस इज वेयर आई थिंक इन अमेरिका ऑल्सो आप इतनी ज्यादा जो सोशल रिफॉर्म्स ये देश कर रही है, चाहे वो एजुकेशन में हो, एजुकेशन में हो, टीचर्स को सैलरी देने में हो, या सो मेनी थिंग्स। अमेरिका इज आल्सो वेरी सोशलिस्ट, बट उन सभी को फंड कौन करेगा? उनको फंड करेगा बिलियनर्स, एंड दिस इज व्हाई बिलियनर्स शुड बी, आई पर्सनली फील उनको राजतंत्र में डे वन से इन्वॉल्व होना चाहिए। सो दैट विल बी माय टेक ऑन दिस। थैंक्स। अदिता जी आप म्यूट है। मैं इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऐड करूंगा कि मैं मॉनेटरी पावर को, आई नो इट्स इलेक्शन एंड पीपल नीड टू हैव मनी टू पे फॉर सर्विसेज टू प्रमोट देयर आइडियाज, आई टोटली एग्री विद दैट कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं पे मनी बिकम्स लेस इम्पोर्टेंट इन इलेक्शन, वोट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, ऐसा मेरा सोचना है। इफ यू हैव टू रियली मेक पीपल हर्ड। विभूति जी अभी बहुत सारे स्टेटमेंट्स रिलीज किया है डेमोक्रेट पार्टी ने। मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया? पार्टीज आपने ने जैसे किया। बोला विभूति जी ने बहुत स्टेटमेंट रिलीज किया है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला अभी बहुत सारा थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाए तो बुरा नहीं है भैया। तो विभूति जी थोड़ा इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए, कुछ करिए, बताइए क्या चल क्या रहा है ये? किसके खास के मामले, पैसे के मामले में? like there are lot of statements being anti-India statements being made, जो भी कनाडा के साथ हुआ। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत निकाला है स्टेटमेंट। सो व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मैंने आप लोगों से भी पहले भी चर्चा की थी कि इंडिया इज ए हैप्पी हंटिंग ग्राउंड फॉर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। India has allowed itself to become a happy hunting ground because we can be, we have all kinds of differences, we have all kinds of people, we have all kinds of freedoms, and people can come to disturb India. That's a given. तो वो जो बात है मैं उस पर बाद में जाऊंगा, लेकिन एक दो चर्चाएं बहुत जरूरी थी। वो इसलिए कि बिलियनर्स का जहां तक सवाल है, आपको याद होगा कि एप्स्टीन नाम का बंदा, आई थिंक देश जी ने कहा था कि वो एप्स्टीन लिस्ट बाहर ना आ जाए, इस डर के मारे बहुत सारे जो लोग हैं जो बच्चों के साथ सेक्सुअल प्रिवेरिकेशन होता था व्यवहार का, वो सब डरे हुए हैं। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट सी है, आज ही न्यूज में आया था कि इंडिया में भी एकता कपूर और उनकी बैंड ऑफ लोग थे जो कि प्रोस्टिट्यूशन और यंग चिल्ड्रन की रैकेट में लगे हुए थे। दिस इज अ वेरी सीरियस एंड सेंसिटिव मैटर दैट उसके साथ चिल्ड्रन पे जो है ना, चाइल्ड सेक्स का जो सिस्टम है वो चल रहा है। आप लोगों से अर्ज करूंगा कि आप वो पिक्चर देखें, यूट्यूब पे है, साउंड ऑफ फ्रीडम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मूवी टू सी। किस तरह से बच्चों का दुरुपयोग
और शोषण किया जा रहा है सेक्सुअल मैटर को देख करके। और इसमें एक बात बहुत ही जरूरी है, उसमें फैमिली डिस्ट्रॉय होता है साहब। हम इस बात को जानते हैं कि जितने सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं और डिजास्टर्स होते हैं, तो बच्चों को सबसे पहले टारगेट करते हैं किडनैपर्स, सबसे पहले, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि देहांत हुआ या खो गए, पेरेंट्स डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, वो बच्चों को किडनैप किया जाता है और फिर उनको एंटरटेनमेंट का साधन बनाया जाता है। फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का जो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो कम्युनिस्ट पार्टी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती है। वो हमारा बहुत ही बढ़िया सोशल सिस्टम है। अमेरिका में भी फैमिली को त्रस्त किया जा रहा है वुमेन्स राइट्स के नाम पे वगैरह, चिल्ड्रन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे कि वो डिडी का था, डिडी जो था वो भी अपना सेक्सुअल स्कैंडल कर रहा था बच्चों के साथ। जस्टिन बीबर का उसका एलिगेशन है। There is a very serious social disruption happening because entertainment knows no bounds. साउंड ऑफ फ्रीडम की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हॉलीवुड ने उस पिक्चर को बैन करने की कोशिश की थी, 3 साल रिलीज नहीं होने दिया। इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि हमारा जो बिलियनियर्स का, आई डोंट वांट टू ब्लेम बिलियनियर्स फॉर एनीथिंग। आई एम सेइंग I am admiring Elon Musk today. He has taken a bold stand. He has become a stand. आज ट्विटर के कारण, एक्स के कारण हम बहुत सी चीजें जानने लगे हैं जो पहले नहीं होता। अग्रवाल के राज में और जैक के राज में अगर वही चलता रहता है तो आज बहुत सारी चीजें आपको और हमको पता भी नहीं होती। So I am looking at it from this point of view that at some point in time, like India को जो अटैक हो रहा है वो हो रहा है इसलिए क्योंकि इंडिया इज स्टैंडिंग फर्म। हमने जयपुर डायलॉग की शो पे संजय दीक्षित जी के साथ भी कहा है और आज भी मैं कह रहा हूं, ये युग जो है सनातन का है, हिंदुओं का है। वो इसलिए है क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के कारण लोग अब इस बात को समझने लगे हैं, चाहे तुम किसकी भी पूजा करो, तुम मुंह से सिर्फ खाना ही खा सकते हो और बोल सकते हो, नाक से खाना नहीं खा सकते आप, राइट? There are various body parts are made for a particular purpose. It is universally similar and same. Similar and same. Just because you pray 59 times in a day and do all kinds of a thing, to use the American slang, your shit won't smell of Chanel 5. Come on, get real about that. If you don't get real about the natural way of things, then you are going to cause a problem. India is in the way of established religions of the world where the focus base is on fear and ignorance. Science and technology is breaking through that barrier. Thunder and lightning doesn't happen because gods are angry. That is what is important to know. Men are responsible for the gender determination of a child. That's a fact. That's the truth. That's the point which is important, and by this reason, traditional religions are falling by the wayside. Vivek Ramaswamy has been attacked by Ann Coulter, who openly said that I will not vote for you because you are not a Christian and you are a Hindu. He gave a master class to her on that. So there is obviously the concept of freedom of religion itself is in doubt. There is only one faith in the world that actually lives and practices freedom of religion. That's you and I. चाहे आप किसकी भी पूजा करें, शक्ति की पूजा करें या शांति की पूजा करें, no, there is no objection on that. Whatever gets the best out of you as a human being is your source of inspiration. It can be a tree, it can be an ocean, it can be a star, it can be a moon, it can be anything that inspires you to be the best out of you. वो नहीं हो पा रहा है. That's the issue that they create the institutional framework to attack you. And India is a target. India is a target for a variety of reasons. Religion is one of the biggest ones. आदित्य जी सो गए क्या? देश कपूर जी म्यूट है.
आपका बेसिक क्वेश्चन क्या था आदित्य जी? तो बेसिक क्वेश्चन तो अभी आपने विभूति जी का आंसर सुना, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे है कि ये व्हाट इज द, तो मैं थोड़ा सा आपके लिए ऐड भी करूंगा इधर। व्हाट डू यू थिंक कि व्हाई द अमेरिकन इलेक्शंस आर टारगेटिंग इंडिया along with Canada? तो विभूति जी ने एक्चुअली जो वो सारी बात की कि क्यों जो इंडिया है वो सबके साइड पे कांटा बना हुआ है। तो ये क्या है कि US and the other Western powers, and especially the sidekicks of the US establishment, वो चाहते तो हैं, they want India as a ally, but they want it without Modi. They want it as a toy. They don't want it as a peer. So ये एक फर्क है। तो अब क्या रहा है कि जब ये ब्रिक्स बना और जब इन्होंने अपनी तानाशाही जो है, डिक्टेटरशिप बेसिकली, जो अथॉरिटेरियनिज्म है अबाउट कि कौन, हम अगर कहेंगे सैंक्शंस हैं तो सैंक्शंस हैं और हम जिसको चाहेंगे दबाना उसको दबाएंगे, जब ये चीज़ें शुरू हुई और जब इन्होंने वो खेल खेलने शुरू किए फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द टाइम व्हेन मोदी जी केम, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स, चाहे वो 2002 के बाद की बात है या 2014 के बाद की बात है, इन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि कंट्रोल जितना कर सकें उतना करते रहें। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे जो मीडिया है उसको कैसे यूज किया जाता है, हम बिलियनियर्स की बात कर रहे थे, तो बहुत लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि जब 2014 से पहले जो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसने अलाउ कर दिया था टू फॉर द रिटेल, जो रिटेल जो है जो सेक्टर है उसमें ओवर 51% की भागीदारी फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज। तो एवरीवन फ्रॉम वॉलमार्ट टू अमेज़न वर वेरी हैप्पी। पर उस समय मेरे को याद है निर्मला सीतारमन ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था फ्रॉम द बीजेपी साइड कि अगर हम आए तो हम इसको रिवर्स करेंगे, बिकॉज वी डोंट थिंक दिस इज द राइट वे फॉरवर्ड। तो हुआ ये कि जब 2014 में मोदी जी की जब गवर्नमेंट आई तो जो वॉशिंगटन पोस्ट था, वॉशिंगटन पोस्ट में जो नियुक्ति की गई ऑफ द ग्लोबल ओपिनियंस एडिटर, दैट वाज राणा अयूब, नो दैट वाज बरखा दत्त। एंड देन जब वो 2019 में जब वो आए तो राणा अयूब को उन्होंने नियुक्त किया। तो जब कोई बोलता है कि अरे वॉशिंगटन पोस्ट तो इसलिए नेगेटिव लिखता है क्योंकि वो लॉस्ट यू ब्रीफ। पर होता ये है कि आपका वॉइस बहुत ही नीचे चला गया है। देख अभी ठीक है? हाँ अब ठीक है। होता ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट को जेफ बेजोस नहीं बताते कि क्या लिखना है, पर वो लोग डाल देते हैं जो हमेशा नेगेटिव ही लिखेंगे। तो अगर वो ट्रम्प है, लिटरेचर दर्शकों में अट्रॉसिटी लिटरेचर, बिकॉज़ वो पूरा पेड एजेंडा होता है। CNN कीप्स राइटिंग इट। करेक्ट। तो वो वैसे ही लोगों को लेते हैं। तो बेसिकली that entire agenda of Washington Post was driven by a billionaire's aspirations for India, जो वो नहीं पूरा कर पा रहा था। तो अब ये जब से मोदी जी आए उसके बाद एक के बाद अटैक चलते रहे, चाहे वो कोविड के ड्यूरिंग हो या उससे पहले हो, चाहे पाकिस्तान को बैक करने की बात हो या यहाँ इतने सारे और जो सबवर्जन किया गया वो हो, चाहे बांग्लादेश का हो। तो इन सब में ही हैज स्टिल स्टूड स्ट्रांग
बट द थिंग इज दिस खालिस्तानी थिंग जो कनाडा यूज कर रहा है, दैट सेम थिंग वाज आल्सो यूज्ड अगेंस्ट इंदिरा गांधी. जब 1971 के आसपास एक्चुअली खालिस्तान का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो शुरू ही इसलिए हुआ था क्योंकि 1971 में अगेंस्ट निक्सन एंड किसिंजर्स डायरेक्टिव, Indira Gandhi actually started the war, the Bangladesh war. In fact, वो इंदिरा गांधी पहले यूएस आई थी, उनको वो काफी हिदायत दी गई थी यहाँ से. जब वो वापस गई तो उन्होंने वहां जाके जो वॉर है 1971 की वो शुरू कर दी थी. सो दे वर रियली पिस्ड ऑफ. तो खालिस्तान एक प्रोजेक्ट था ऑफ निक्सन, किसिंजर विद याया खान to get back at Indira Gandhi, who wanted to stand on her 2 feet. In fact, ये उन्होंने जगजीत सिंह चौहान को उन्होंने रिक्रूट किया था, उससे सारा ये सब चीजें शुरू हुई थी. जब इंदिरा गांधी was taken down, मतलब after the emergency, जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, at that time जगजीत सिंह चौहान was put aside. ये फिर दोबारा शुरू हुआ जब वो वापस आई. सो द थिंग इज के हालांकि उनकी अपनी भी गलती थी, जिस तरह उन्होंने भिंडरावाले को वो बढ़ाया, बट द थिंग इज दे विल नॉट टॉलरेट अ कंट्री विच वांट्स टू स्टैंड ऑन इट्स 2 feet और खुद अपने डिसीजंस ले, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनके वर्ल्ड व्यू और उनकी वर्ल्ड प्लानिंग में एक तरह का प्रॉब्लम हो जाता है. ये एक स्ट्रेंज वेरिएबल है जो वो खुद कुछ भी करता है. उनको दुनिया वैसी चलानी है जैसे उन्होंने प्लान की है दुनिया को चलाना. उनको दुनिया को वैसे ही प्लंडर करना है जैसे वो चाहते हैं प्लंडर करना. तो उनकी प्रॉब्लम ही ये है. तो इंडिया इज स्टैंडिंग इन मोदी जी जो है, नॉट इंडिया बेसिकली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑपोजिशन इज एंटी इंडिया, मोस्ट ऑफ द मीडिया इज एंटी इंडिया. वो अपना सोल बेच देते हैं, वो अपनी मार्क तक को बेचते हैं. उनका कोई वो नहीं है, वो धर्म नहीं है उनका कुछ. तो basically it's Modi ji, and even within like BJP there are enough people who can do a whole lot of things. So they want India as a toy but not as a pair, not as a global pair. That's the problem. You put a very psychological spin on that, क्योंकि बिल्कुल सही बोला आपने. बिकॉज एंग्लो सेक्शंस का मैं ट्विटर चैट्स देख रहा हूँ, so much anti-Hindu race, so much racist comments that I can't even imagine. Targeting Indians, targeting this thing, Canadians are targeting, Americans are saying it's only country for the white people, Anglo-Saxons are saying. So, Sharad ji, what is going on? Because chatter to is exactly opposite of what America stands for. Yeah, I mean, I have not seen all those, but आप बोल रहे हैं तो सही होगा. देखिए, दो पक्ष है टू बी फेयर टू अमेरिका. अगर अमेरिका ये सब कर रहा है और बोल रहा है, तो अमेरिका आज के कॉन्टेक्स्ट में इस दुनिया में ओनली सुपर पावर है. अब वो चाइनीज और रशियन को अच्छा लगे ना लगे, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली अमेरिका इज द ओनली सुपर पावर, और उसके अपने रूल्स होंगे. और उस रूल्स में जो उसका गेम प्लान है, द वे अमेरिका थिंक्स एंड मे बी थिंकिंग, बिकॉज मैं डीप स्टेट का पार्ट नहीं हूँ, उनको लगता है कि अगर भारत, इवन दो भारत अगर एलाई है और भारत को अलाउ किया जाए कि वो कहीं भी घुसकर अपने टेररिस्ट को मार सके, और विच इज द सोल राइट ऑफ अमेरिका एज अ सुपर पावर एक ग्लोबली, तो वो एक रेड फ्लैग है. दूसरा, अगर बहुत बिना डाउट किए हुए अमेरिका के तरफ आप के तरफ से सोचेंगे, तो वो ये भी सोचता है कि कल को हुतीस हो गया, तालिबान हो गया, या जितना भी हमास हो गए, या इवन नॉर्थ कोरियंस हो गए, क्या इनको इतना शह मिल जाएगा, इनकी मन इतनी बढ़ जाएगी कि चलो भारत जब मार सकता है बीइंग अहिंसावादी देश ऑन पेपर, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, एंड देन होल वर्ल्ड ऑर्डर विल बी चैलेंज. ये एक
अमेरिका के साइड से मेरा एक व्यू है कि क्यों अमेरिका ऐसा सोच रहा है। अब ये गलत है या सही है, ये लार्जर डिबेट है। लेकिन बीइंग अ सोल सुपर पावर वो ऐसा सोच रहा है, दैट इज़ वन। जहाँ तक कनाडा का सवाल है और ये व्हाइट सुप्रीमिस्ट वगैरह जो आपने बोला, ये तो जग जाहिर है कि ये है। विवेक रामास्वामी को जिस तरह से फेस करना पड़ा बीइंग एन अमेरिकन सिटीजन हियर, अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, तो वो वी हैव गॉन थ्रू एंड रेड इनफ, और वो नहीं बदल सकता है। वो नहीं बदलेगा। हम लोग को कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा, अपना स्पेस बनाना पड़ेगा। वो बदल नहीं सकता है क्योंकि वो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, और जीन्स मैनिपुलेशन टेक्स सम मिलियन ईयर्स। वो सोसाइटल और इन्वायरमेंट सोसाइटल रीजन से जीन्स का मैनिपुलेशन नहीं होता है। ये आई एम स्पीकिंग लिटिल हार्श, बट इट इज प्रोग्राम्ड इन द जीन्स ऑफ दिस सुप्रीमिस्ट काइंड ऑफ विचारधारा। तो वो नहीं बदल सकता है। उसका सबसे बड़ा एक एक तर्क मुझे ये दिखता है कि देखिए, पहले नाफ्टा करके एक ग्रुप हुआ करता था, नॉर्थ अमेरिका का अलायंस, जिसमें मैक्सिको भी था, कनाडा भी था और अमेरिका भी था। लेकिन जब जब ये फाइव आइज बनाया, तो उसमें अमेरिका ने अपने कनेक्टेड लैंड मास मैक्सिको को नहीं डाला, बल्कि दूर गांव, दूर कहीं एक न्यूजीलैंड जैसा पिद्दे को लाया, which supports your Anglo-Saxon mindset। क्यों लाया न्यूजीलैंड को? वो अपने देश में मैक्सिको को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? जब आप नैफ्टा बना सकते हैं, तो आप फाइव आइज में क्यों नहीं रखे उसको? तो ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको पता है। तो अभी सो नाउ कमिंग बैक टू कनाडा। देखिए, कनाडा जो है वो खुद कुछ नहीं कर रहा है। उसको डेफिनेटली जो जो तीसरी शक्ति है किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो गहरा राज्य बोलते हैं, उनका एजेंडा पे वो चल रहा है। कनाडा वो देश है जो अराउंड अर्ली 80s और 90s में एलटीटी को सपोर्ट करता था बिग वे में। एलटीटी का पूरा ऑपरेशन, जो कि एक टेरर ग्रुप बाद में बना, वो पूरा ऑपरेशन को कनाडा से ही फंड करता था। अब उसके बाद खालिस्तान आया, और खालिस्तान को उसने इतना उठाया गहरे राज के सपोर्ट से, कि वो इंडिया के ऊपर एक हमेशा चेक एंड बैलेंस के लिए उसको रखा गया है कि जब भी नेगोशिएट करना होगा कुछ डील में, तो खालिस्तान को यूज करना होगा। अभी थोड़ा सा ज्यादा एस्केलेट हो गया, जिसका मैंने वही एक रीजन दिया कि अमेरिका विल नॉट लाइक एनी कंट्री अदर देन अमेरिका कि वो किसी दूसरे देश में अपने आतंकवादी को बिना अमेरिका के सहमति से मारे, जो कि भारत करने लगा। कल को चाइना भी कर सकता है, कल को और देश भी कर सकते हैं। एंड दिस इज द फियर। एंड इसको अब ये व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, आई विल लेट द व्यूअर्स टू डिसाइड, बट दिस इज द रीजन व्हाई कनाडा को वो यूज कर रहे हैं, और अभी और यूज करेंगे। अब क्या भारत में सिर्फ अपना मार्केट साइज दिखाते रहना और अपने जो इतना बड़ा ह्यूमन पॉपुलेशन है भारत का, इन डायस्पोरा पॉपुलेशन अमेरिका में, इनको कैसे प्रोएक्टिवली यूज करना, ताकि इवेंचुअली जो अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स है, कांग्रेसमैन है, जो कि अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं, और वो कंस्टिट्यूएंट अगर प्रमिला जयपाल में इस्लामिस्ट हो, तो इस्लामिस्ट वे में बोलेगी। तो अगर इतनी बड़ी डायस्पोरा अमेरिका में भारतीयों की है, अगर वो स्टेप इन नहीं करेंगे और अपने मंदिरों के थ्रू बोलना नहीं शुरू करेंगे, एंड लेट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ गुरुद्वारा ओवर रूल द लार्ज मंदिर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारे अंदर है, दूसरे पे हम ढूंढ रहे हैं। सो दैट इज अनदर थिंग विच आई सी। अब भारत को स्ट्रेटेजिकली ये कर सकता है कि वो ब्रिक्स के सम्मेलन में सिर्फ, अगेन ये सब स्ट्रेटजी पार्ट है, राइट? आई एम सेइंग एज एन एनालिस्ट, अगर भारत अगर फाइव आइज को माइनस अमेरिका, ये जो बाकी देश हैं जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वन ऑन वन मैच नहीं करते हैं, उनसे भी भारत को अगर सुनना पड़ रहा है, जापान जो उनका काफी बड़ा दोस्त होता था, वहां से भी स्टेटमेंट आ गया एंटी इंडिया, कि इंडिया ने की फॉरेन पॉलिसी, मोदी की फॉरेन पॉलिसी ने उसको अपने ही क्षेत्र में अपने लोगों से अलग कर लिया है। तो जब आपके ऊपर चौतरफा अटैक हो रहा है, तो आप
क्वीन बी को तो नहीं छू सकते हैं, लेकिन उनके अगल बगल जो लोग हैं उन पे आप अटैक कर सकते हैं। आप ब्रिक्स में एक इंटरनेशनल इंटेलिजेंस बनाइए जिसमें आपके ब्रिक्स के पांचों देश अपना इंटेलिजेंस को शेयर करें, और दैट वुड बी काउंटर टू अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ राइट वे। अगर आपको प्रेशर डालना है तो दीज आर द थिंग्स, बिकॉज फाइनेंशियली एंड ऑल दोस थिंग्स सब अच्छा लगता है सुनने में, डी डॉलराइजेशन, बट आई एम नॉट रेडी कि नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में, अगेन माय व्यू, आई मे बी रॉन्ग, कि 10-15 साल में इतना मैसिव चेंज होगा कि हमारे और आपके जीवित रहते हुए वेस्टर्न पावर स्ट्रक्चर में कहीं भी बहुत मैसिव डाउनफॉल होगा। तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजिकली खेलना है। अभी आप ब्रिक्स में आप पांचों देश एक स्वर में बोल नहीं रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पावर है। 40-50%, आई थिंक 40% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी को रन करता है वो ब्रिक्स। और पॉपुलेशन वाइज तो समझ लीजिए कि चाइना और इंडिया जिस तरफ बैठ गए, पूरा वर्ल्ड का पलड़ा उधर झुक गया। उसके बावजूद भी आप अभी भी एक पावर स्ट्रक्चर के रूप में वेस्ट आपको नहीं देख रही है। आपको वो रखी हुई है एज अ रेड फ्लैग, उससे ज्यादा आपको नहीं देख रही है। तो आप में अभी वहां तक सामर्थ्य बनाइए, फिर लड़ाई होगी, धन की लड़ाई होगी। और मैंने अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में शायद 4 पिलर्स के बारे में शायद एक चीज मिसकोट कर दिया था। इट इज एक्चुअली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आदित्य जी प्लीज टेक इट। आदित्य जी को शायद जेट लैग लग गई है, तो यू नो इन दैट स्पिरिट आई वुड ओनली से दैट ही इज नॉट आउट. We can end the show now because we can end so we can at the end unless देश जी को कुछ खास कहना हो. तो भाई ये मुद्दा जो है बड़ा सीरियस है. मैं तो इसी बात से खुश हूं कि कोई ना कोई एलोन